नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप देख रहे हैं कचहरी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी में जो फाइल्स आज मैं आपके सामने खोलूंगी उसमें आधी रात को सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कौन सा पोस्ट आया जिसने अमेरिकी राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ तहलका मचा दिया। रात में सोते नहीं क्या ट्रंप? इस पर होगी बात। सड़कों से लेकर न्यूज स्टूडियो तक ईरान में अब लड़कियों के हाथों में चमचमाती AK-47 का सीक्रेट क्या है जो दुनिया को एक खतरनाक संदेश दे रही है। इस पर लगेगी कचहरी की दूसरी पेशी। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनडीटीवी में कचहरी में लगातार नीट से जुड़े हुए अपडेट्स हम आपके सामने रख रहे हैं और इस पूरी खबर की हर फाइल, हर पन्ना आपके लिए खोल रहे हैं। तो आज इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आएगी। और आज एक ऐसा केस जिसने पूरे देश के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बहुओं के मरने का यह सिलसिला थमेगा कब। भोपाल से लेकर नोएडा तक ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला क्या है, उसके पीछे की मिस्ट्री और समाज के सामने आज कौन से बड़े सवाल खड़े हैं। कचहरी में आज इन पर सब पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस इंटरनेशनल खबर के साथ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पूरी दुनिया के लिए बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आधी रात के 1 बजे हों, 2 बजे हों या फिर 3 बज रहे हों, जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, जब व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है, तब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स जाग रहा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रात को सोते नहीं है क्या? क्या महाशक्ति को चलाने का तनाव उन्हें सोने नहीं देता, या फिर आधी रात के उस सन्नाटे में वो कोई ऐसा चक्रव्यूह रच रहे होते हैं जिसकी भनक सुबह होने से पहले दुनिया को नहीं लगती? जवाब छिपा है ट्रुथ सोशल के उस स्क्रीन पर जो रात 1 से 3 बजे के बीच ट्रंप की उंगलियों के इशारे पर सुलगने लगती है। ये वही वक्त है जब ट्रंप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट की बाढ़ ला देते हैं जो सीधे ईरान के हौसले को नेस्तनाबूद कर देती है। ये रात का वो प्राइम टाइम है जहां ट्रंप बिना एक भी असली मिसाइल दागे सिर्फ अपनी स्क्रीन से मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर रच देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ 28 फरवरी से खाड़ी में असली बारूद बरसा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी है, दुनिया तेल संकट से कांप रही है, और ठीक उसी तनाव के बीच आधी रात के सन्नाटे में ट्रंप का स्मार्टफोन एक्टिव होता है। कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा AI तस्वीरें दुनिया के सामने प्रकट होती हैं। ट्रंप जिन तस्वीरों को आधी रात पोस्ट करते हैं उनमें से एक तस्वीर में अमेरिकी ड्रोन ईरानी नौकाओं को उड़ाते दिखते हैं और ट्रंप क्या लिखते हैं? बाय बाय फास्ट बोट्स। एक वीडियो में अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी फाइटर जेट को मटिया मेट कर रहा है और ट्रंप मेज पर उंगलियां चलाते हुए कहते हैं, लेजर बिंग बिंग गॉन, बाबा फायर बूम। सोचिए, ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का आधी रात का शौक नहीं, बल्कि ये दुश्मन के दिमाग से खेलने की एक खतरनाक क्रोनोलॉजी है। जब ईरान के हुक्मरान ये सोच रहे होते हैं कि सुबह अमेरिका की रणनीति क्या होगी, ठीक उसी वक्त ट्रंप अंतरिक्ष से किल बटन दबाती हुई अपनी AI तस्वीरें पोस्ट करके उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा चुके होते हैं। रात के 3 बजते बजते खेल खत्म होता है और ट्रंप का असली अल्टीमेटम सामने आता है। वो साफ लिखते हैं, ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है, जल्दी करो वरना कुछ नहीं बचेगा। यानी जो जंग दिन के उजाले में मोर्चों पर लड़ी जा रही है, बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही है, ट्रंप उसे रात के अंधेरे में सोशल मीडिया के जरिए ईरान के बेडरूम तक पहुंचा देते हैं। एक ऐसा ही साइकोलॉजिकल प्रेशर जहां दुश्मन सोने से भी डरने लगे। सुपर पावर अमेरिका डाल है तो तेहरान पात। ट्रंप अगर आज AI तस्वीरों से डरा रहे हैं तो तेहरान बहुत पहले से पेंटागन की आंखों में आंखें डालकर इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जवाब देता आया है। लेकिन ईरान का अंदाज जरा अलग है। याद करिए ईरान का वो प्रोपेगेंडा वीडियो, बच्चों के खेलने वाले लेगो ब्लॉक्स और खिलौनों जैसी दिखने वाली एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल करके ईरान ने सीधे अमेरिकी नेवी और पेंटागन को चुनौती दी थी। उन वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे ईरान की छोटी छोटी नाव और मिसाइल पलक झपकते ही अमेरिका के विशालकाय जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समंदर में डुबो देती हैं। यानी खिलौनों और डिजिटल रेंडरिंग के जरिए अमेरिका की सैन्य ताकत का मजाक उड़ाना ये ईरान का पुराना और बेहद शातिर पैंतरा रहा है। आज ट्रंप अगर रात के अंधेरे में फायर बूम कर रहे हैं तो तेहरान भी इस डिजिटल कुरुक्षेत्र का पुराना खिलाड़ी है। जंग अब बारूद से ज्यादा स्क्रीन के नैरेटिव पर टिकी है। ट्रंप की आधी रात के स्क्रीन वॉर के आगे क्या ईरान घुटने टेकेगा, या फिर ट्रंप की ये रात की जागने की आदत
दुनिया को किसी बड़े महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के सामने 5 नई शर्तें रखी हैं। क्या तेहरान को ये शर्तें कबूल होंगी या फिर बारूद बरसेगा? युद्ध खत्म करने की शर्तें कौन सी हों और किसकी माने जाएंगी, ये अभी तक साफ नहीं है। इसीलिए जब कथित तौर पर अमेरिका ने अपनी शर्तें रखी तो ईरान एक बार फिर शर्तों के आगे शांति नहीं, युद्ध की जमीन तलाशता नजर आया। पहले अमेरिका की सबसे नई शर्तें देख लीजिए। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपे। ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहे। अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से सिर्फ 25% रकम जारी करेगा। कहा गया कि वॉशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। हम किसी भी क्षेत्रीय देश के लिए शत्रुता नहीं रखते। यूएई सहित सभी क्षेत्रीय देश हमारे चिरस्थायी पड़ोसी हैं। हम उन सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो क्षेत्र से बाहर से आने वाले विदेशियों द्वारा क्षेत्रीय देशों के बीच फूट डालने और स्थानीय विभाजन पैदा करने की साजिशों से सावधान रहें। पिछले 2-3 महीनों में जो हुआ है उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने देखा है कि अमेरिका और इजरायली शासन की सैन्य उपस्थिति से क्षेत्र में सुरक्षा नहीं आती। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में असुरक्षा के कारण अमेरिका और इजरायली शासन की आक्रामकता है। अब ये सारी शर्तें ईरानी मीडिया के हवाले से बाहर आई और इनमें हॉर्मुज़ खोलने जैसी बात का जिक्र नहीं था। हालांकि ट्रंप और उनकी सरकार पहले ही कह चुकी है, युद्ध खत्म करने की बड़ी शर्त संवर्धित यूरेनियम हासिल करना है, हॉर्मुज़ खोलना है। The status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So, according my analysis is there's nothing to suggest that the people in charge now are any different in terms of the regime's goal to terrorize the world, destroy Israel, come after us. So what do you do next? You weaken them further. Yeah. What President Trump has done has been amazing militarily. But there's still more targets to be had, and there's things we can do to hurt the energy infrastructure is their soft underbelly. If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list. ट्रंप ने धमकी देने का तरीका बदला है। अब वो सोशल मीडिया के जरिए ईरानी जमीन पर अमेरिका झंडा दिखाते हैं ताकि दबाव बढ़े, लेकिन ईरान कहता है कि वो अब हॉर्मुज़ पर हमेशा के लिए बदलाव कर चुका है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA बनाने की घोषणा की। साथ ही ये भी कह दिया कि फीस लेना या टोल लेना किसी तरह गैर कानूनी नहीं है। अगर ईरान और ओमान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सटे 2 तटीय देश होने के नाते स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र स्थापित करते हैं, तो इसके लिए शुल्क देना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। हम सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। बातचीत की मेज पर इन धमकियों के बावजूद हमारा ध्यान ईरानी राष्ट्र के हितों पर केंद्रित रहेगा। जहां तक अमेरिका द्वारा दी गई धमकियों का सवाल है, तो निश्चित रहें, दूसरे पक्ष की ओर से जरा सी भी गलती होने पर हम जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। ईरान का रुख चाहे जितना सख्त हो, लेकिन ये भी सही है कि बातचीत तो वो भी चाहता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पॉइंट्स के जवाब में ईरान ने अपनी 14 शर्तें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सोर्स के हवाले से बताया कि तेहरान का मेन फोकस युद्ध को खत्म करना और दोनों पक्षों के बीच भरोसा कायम करना है। हमने ये प्रतिज्ञा की है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां भी अगर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं और हमें झुकाने की कोशिश करें, तब भी हम कभी नहीं झुकेंगे और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे। जो कोई भी लड़ता है वो हर चीज के लिए दृढ़ता से खड़ा रहता है। उन्होंने हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी की हैं और हमें कई तरह की कमियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन एकजुटता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से हम इन सभी मुश्किलों पर जीत हासिल करेंगे। जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम अपने प्यारे वतन की सेवा करते रहेंगे। हालांकि इसी दौरान ट्रंप की चेतावनी वायरल हो रही है। वो कहते हैं घड़ी की सुइयां चल रही हैं और अगर ईरान सही डील के साथ सामने नहीं आया तो उस पर अब तक का सबसे भीषण सैन्य हमला किया जाएगा।
सवाल यही है कि पहले सब्र किसका जवाब देगा। सभ्यता, मानवाधिकार और लोकतंत्र। 21वीं सदी में बैठकर हम अक्सर इन भारी भरकम शब्दों पर बड़ी चर्चा करते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? या फिर हम एक ऐसे खौफनाक दौर की तरफ लौट रहे हैं जहां किसी देश की सत्ता बंदूक की नोक पर और फंदे के दम पर चलाई जाती है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक ताजा और दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने दुनिया के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब किया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। साल 2025 में पूरी दुनिया में कम से कम 2707 लोगों को मौत की सजा दी गई। साल 1981 के बाद यानी पिछले 44 सालों में सजाए मौत का ये सबसे बड़ा और खूनी आंकड़ा है। लेकिन इस खौफनाक कहानी का जो सबसे स्याह पन्ना है, उसका नाम है ईरान। चौंकाने वाला किस्सा ये है कि पूरी दुनिया में जहां 2700 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई, इनमें से अकेले ईरान में 2159 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया। यानी दुनिया में जितनी फांसी हुई हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा अकेले ईरान के खाते में है। क्रूरता के ऐसे किस्से सुनकर किसकी रूह नहीं कांपेगी? दुनिया के दिलो दिमाग में खलबली इसलिए भी मची है, होश इसलिए भी उड़े हैं क्योंकि साल 2024 के मुकाबले 2025 में ईरान के भीतर फांसी के मामले सीधे दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 1981 के बाद ईरान के इतिहास में एक साल के भीतर दी गई ये सबसे ज्यादा फांसी है। पर सवाल उठता है कि अचानक ईरान में जल्लाद इतने मसरूफ क्यों हो गए हैं? क्यों वहां हर रोज फंदे कसे जा रहे हैं? इसका जवाब है खौफ। जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग भड़की तो वहां के हुक्मरानों ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपनी ही जनता की आवाज को दबाने के लिए मौत की सजा को एक राजनीतिक हथियार बना लिया। जो भी सरकार के खिलाफ बोला, जिसने भी विरोध में सिर उठाया, उसे देशद्रोह और प्रतिबंधित संगठनों का नाम देकर सीधे मौत के घाट उतार दिया गया। और ये खूनी सिलसिला थमा नहीं। साल 2026 में भी इजराइल के साथ जारी इस भीषण तनाव के बीच हर गुजरते दिन के साथ ईरान में फांसी की रफ्तार और तेज होती गई। हालांकि जब तेहरान पर दबाव बढ़ा, चौतरफा आलोचना होने लगी, तो फांसी घर बंद कर दिए गए। लेकिन यह खतरनाक मर्ज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में भी फांसी देने की एक अघोषित सी होड़ मची है। ऐसी होड़, ऐसा जुनून, ऐसी जिद जिसके किस्से और आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। सऊदी अरब ने 2025 में 356 लोगों को फांसी देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुवैत में मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। मिस्र और यमन में भी आंकड़े 2 गुने हो गए हैं। और जो देश खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार कहता है, अब जरा उसका भी सच सुन लीजिए। पूरे अमेरिकी महाद्वीप में अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां 2025 में 47 लोगों को फांसी दी गई, जो 2009 के बाद उनका सबसे बड़ा आंकड़ा है। कड़े कानूनों वाले सिंगापुर में भी 17 लोगों को फंदे पर लटकाकर 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। रही बात चीन की, तो वो इस लिस्ट में इसलिए नहीं क्योंकि वहां फांसी का डेटा स्टेट सीक्रेट यानी सरकारी गोपनीयता की तिजोरी में बंद रहता है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देता है, लेकिन खबरें दबा देता है ताकि दुनिया को लगे कि वहां सब कुछ ठीक है। आज जब हम 2026 में जी रहे हैं, तब दुनिया के ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसान वाकई सभ्य हो चुका है। एक तरफ तकनीक और एआई से दुनिया को बदलने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ विरोध की हर आवाज को फंदे से दबाया जा रहा है। अदालतें सजी हैं, जल्लाद तैयार हैं और इंसानी जिंदगियों का हिसाब सिर्फ नंबर्स में सिमट कर रह गया है। ये सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं, ये आधुनिक इंसानी सभ्यता की नाकामी का एक जीता जागता और खौफनाक सबूत है। रही बात खून बहाने की, बलिदान देने की, लहू के कतरे कतरे का बदला लेने की, तो इसके लिए ईरान में एक नई क्रांति ने सिर उठाया है। अब उसी यलगार की फाइल कचहरी में रखते हैं। किसी के हाथ में बंदूक तो कोई राइफल लोड करना सीखता है। कोई ऐसा है जो बच्चों को हथियार का संसार दिखा रहा है। जिस न्यूज एंकर को खबर देनी चाहिए, वो हाथ में राइफल लेकर ईरानी कमांडर की तरह बोल रही है।
اگر مردان ما رفت अमेरिका के साथ जंग कर रहे ईरान से एक नया बेहद आक्रामक और अभूतपूर्व ट्रेंड सामने आ रहा है। ये एक ऐसा चलन है जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक पूरी दुनिया के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। जिन हाथों में कभी कॉलेज की किताबें या रोजगार के साधन होने चाहिए थे, आज उन लड़कियों के हाथों में AK-47 राइफल दिख रही है। सोशल मीडिया से लेकर ईरान के सरकारी टेलीविजन तक ये लड़की बेहद पेशेवर अंदाज में बंदूक को लोड और अनलोड करती नजर आई। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईरान के सरकारी न्यूज स्टूडियो के अंदर का नजारा देखिए। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यानी IRGC के सीनियर कमांडर स्टूडियो के अंदर मौजूद है। वो किसी राजनीति या डिप्लोमेसी पर बात नहीं कर रहे, बल्कि वो लाइव कैमरे पर न्यूज एंकर को बंदूक लोड करना, निशाना साधना और फायर करना सिखाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई आम मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये ईरान की टोटल वॉर यानी पूर्ण युद्ध की तैयारी का एक मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन है और इसी बात को वहां के कमांडर अपने अंदाज में रखते हैं, अमेरिका को धमकाते हैं। जब अमेरिका कहता है कि ईरान को परमाणु जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो हमें इस मामले पर संदेह होना चाहिए। वो इसके बाद कह सकते हैं कि परमाणु मुद्दा हल हो गया है, अब अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से कम कर दें, वरना हम ईरान पर परमाणु बम से हमला करेंगे। ओमान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में एंट्री करने वाले 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों में से एक ईरानी मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है और अमेरिका इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इधर कई और न्यूज एंकर्स भी हाथों में असॉल्ट राइफल लेकर टीवी स्टूडियो में दिखाई दे रही हैं। वो भी बेहद आक्रामक अंदाज में युद्ध का उद्घोष करती हैं, ईरान का पक्ष दुनिया के सामने रखती हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर तेहरान की सड़कों से आई, जहां खुलेआम बच्चों को, जी हाँ, बच्चों को राइफल असेंबल करना यानी बंदूक के पुर्जों को जोड़ना और अलग करना सिखाया जा रहा है। कई ऐसे हैं जिन्हें रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाया जा रहा है। दरअसल ईरान ये दिखा रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जंग सिर्फ सीमाओं पर सेनाएं नहीं लड़ेंगी, ईरान का हर घर, हर सड़क, हर महिला और हर बच्चा सैनिक बन जाएगा। यानी ये वियतनाम या गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी रणनीति का प्रदर्शन है, जहां दुश्मन को ये चेतावनी दी जाती है कि तुम्हें ईरान की सरजमी पर कदम कदम पर मौत मिलेगी। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसे अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन ईरान इस नैरेटिव से यह दिखा रहा है कि वो डरा नहीं है। वो अपनी जनता को वैचारिक और सैन्य रूप से हाई अलर्ट पर रखता है और न्यूज स्टूडियो में लाइव हथियार चलाना, एंकरों का युद्ध की भाषा बोलना सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मनोबल को तोड़ने के लिए एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। हथियारों के कैमरे के सामने ट्रेनिंग वाला यह ट्रेंड ये भी दिखाता है कि पश्चिम एशिया इस समय बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां कूटनीति के शब्द खो चुके हैं और बंदूकों की गूंज को सामान्य बनाया जा रहा है, यानी न्यू नॉर्मल। सोचिए, जब एक देश की मुख्यधारा की मीडिया, महिलाएं और बच्चे बंदूक को एक खिलौने या रोजमर्रा की जरूरत की तरह अपनाने लगे, तो समझा जा सकता है कि आने वाला वक्त बेहद गंभीर और डरावना दिख सकता है। और कचहरी में अब खोलेंगे वो फाइल जो दरअसल लीक हो गई है। याद कीजिए अप्रैल 2022 का वो दौर जब इमरान खान की सरकार गिरी थी। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि जनरल ने अमेरिका की शह पर उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तब पूरी दुनिया और खुद पाकिस्तान की फौज इसे सियासी ड्रामा कह रही थी, लेकिन आज इमरान खान के उसी दावे पर हकीकत की सबसे बड़ी मोहर लग गई है। एक 2.5 पन्ने का दस्तावेज दुनिया के सामने आया है जिस पर लिखा है, अगर वो हट गए तो सब कुछ माफ कर दिया जाए। कूटनीति के बंद कमरों से निकला ये एक वाक्य आज पाकिस्तान की राजनीति के लिए सबसे बड़ा एटम बम बन चुका है। इमरान खान की कुर्सी छीनने वाली वो असली सीक्रेट साइफर पहली बार दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिकी खोजी वेबसाइट ड्रॉप साइट ने जो खुफिया दस्तावेज लीक कर दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद की संसद से लेकर रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर तक भूचाल आ गया है। क्या वाकई अमेरिका ने साजिश रचकर इमरान खान की सरकार गिराई थी? ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, ये वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसे पाकिस्तान की फौज और मौजूदा शहबाज सरकार अब तक एक सियासी ड्रामा बताती रही। ये वो दस्तावेज है जिसके हर सफे पर इमरान हुकूमत गिराने के लिए रची गई साजिश का जिक्र है। अमेरिकी वेबसाइट ड्रॉप साइट का दावा है
कि ये साइफर 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में हुई एक सीक्रेट मीटिंग का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दस्तावेज बाहर आया तो इमरान की पार्टी के हाथ जनरल को घेरने का बड़ा मौका लग गया। आज हमारे सामने खुलकर वो बात आ गई जिसका हम अयादा पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, इस मुल्क के अवाम की मुंतखब हुकूमत को एक बैनुल-अक़वामी गठजोड़ के तहत गिराया गया। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया। उनकी ताईद से, रजामंदी से यहाँ हमेशा हमारी पार्लियामान में वो होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बिठाए हुए होते हैं। दावा है कि अमेरिकी विदेश विभाग के बड़े अधिकारी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत के सामने यूक्रेन वॉर पर पाकिस्तान के न्यूट्रल रुख को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। दावा है कि डोनाल्ड लू ने साफ कर दिया था कि अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कामयाब हो जाता है तो यूरोप और अमेरिका की नजर में पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। इस मीटिंग के ठीक 1 महीने बाद अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया गया। गद्दार कौन है? याद रखें, इमरान खान और शाह महमूद पे गद्दारी का केस है और गद्दारी उन्होंने ये की थी कि अपने लोगों को जो पैगाम डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को भेजा था उस पैगाम के बारे में अपने लोगों को बता दिया। एक प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं जो उसका ख्याल है उनको पता होनी चाहिए। जब उनके वोट के खिलाफ गद्दारी हो या उनका वोट छीना जा रहा हो तो इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम दुश्मन है। यही दुश्मन है जिसको बताया गया था। और अब मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ वो मुहब्बे वतन कौन है जिनकी वजह से आज इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद जेल में है। अब जब ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह पब्लिक हो चुका है तो पाकिस्तान की सियासत में बारूद सुलग उठा। पीटीआई के नेता मियां शहबाज शरीफ सरकार और जनरल मुनीर पर विरोध की मिसाइलें दाग रही हैं। अरे शहबाज बाबू, आपने 25 करोड़ इंसानों की राय पे हमला करके दहशतगर्दी की है। आप दहशतगर्द हैं, आपका साथ देने वाले जर्नल दहशतगर्द हैं, आपका साथ देने वाले सिपाही दहशतगर्द हैं। इल्जाम ये भी है कि इमरान को हटाने के बाद अमेरिका के इशारे पर गुपचुप तरीके से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई ताकि IMF की भीख मिल सके। जो शहबाज शरीफ कल तक इमरान खान को झूठा कह रहे थे, आज इस अमेरिकी लीक ने उनका मुंह बंद कर दिया है। पत्रकार यही दावा करते हैं। खेल हाथ से निकल गया था। जनरल बाजवा ने अमेरिका को कायल कर दिया था। अमेरिका से साइफर भी आ गया था और इमरान खान साहब को एक विलन के तौर पे अमेरिका में पेश किया गया। इमरान खान साहब ने उस वक्त दावा किया था, एक साइफर के बारे में कौम को बताया था कि अमेरिका ने बाकायदा धमकी लगाई है और अमेरिकन धमकी के नतीजे में मेरी हुकूमत पाकिस्तान में खत्म की गई है। जो आरोप इमरान खान लगाते थे, आज वो इस साइफर के जरिए सच साबित होता दिख रहा है। लोकतंत्र का ढोंग रचने वाली पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब खड़ी है। सवाल ये है कि क्या इस लीक के बाद पाकिस्तान की आवाम अपनी संप्रभुता के लिए कोई नई क्रांति करेगी? तो ये इंटरनेशनल फाइल है जो लीक हुई है, लेकिन अब देश के भीतर जो पेपर लीक हुआ उसकी बात। पेपर लीक वाले आरोपियों की भी फाइल्स खुल रही हैं क्योंकि 23 लाख बच्चों को एक बार फिर एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और आज नीट पेपर लीक को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हमने ट्रैक किए हैं। अब वो PDF फाइल सामने आई है जिसे एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए शेयर किया गया था। 60 पेज की इस PDF फाइल में सवाल जवाब सीक्वेंस में थे बाकायदा। बताया जा रहा है कि यही वो फाइल है जिसके आधार पर बाद में पेपर लीक का खुलासा हुआ। पता चला है कि PDF फाइल सीकर के एक PG संचालक को व्हाट्सएप के जरिए मिली। इसके बाद शिकायतकर्ता शशिकांत सुथार ने अपने एक साथी के जरिए इस फाइल का मैच किया। जांच में सामने आया कि इस PDF में मौजूद सवाल असली नीट परीक्षा से मैच हो रहे हैं। खास तौर पर केमिस्ट्री के 45 सवाल और बायोलॉजी के 90 सवाल तो हूबहू मिलने का दावा किया गया है। पेपर लीक मामले में सबसे पहले आवाज उठाने वाले राजस्थान के सीकर में पढ़ाने वाले केमिस्ट्री टीचर यानी शशिकांत सुथार ने NDTV से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूरा घटनाक्रम, उनके अपने डर क्या है, क्योंकि वो अचानक जिस तरह से केंद्र में आ गए हैं सबके पीछे, तो चुनौतियां उनके लिए भी कम नहीं। और संघर्ष और फैसले के पीछे जो कहानी उन्होंने बताई, सुनिए।
सर, जब 3 मई को 2 से 5 बजे पेपर ख़त्म होने के बाद जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया, नीट के पेपर को, तो उसको एनालिसिस करने के पश्चात जब थोड़ी देर बाद मेरे मकान मालिक मुझसे मिलते हैं तो उन्होंने मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाई थी अपने व्हाट्सएप पे कि ये पीडीएफ काफ़ी वायरल हो रखी है, इसमें कुछ गेस पेपर आया था, क्या ये पेपर में से कुछ क्वेश्चन आज के पेपर में आए हैं क्या? उन्होंने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो फिर मैंने वो पीडीएफ चेक करी तो स्टार्टिंग के 29 क्वेश्चन उसमें से मैच नहीं कर रहे थे पेपर में। देन आफ्टर जो 45 क्वेश्चंस थे 1 to 45 वो हूबहू नीट पेपर से मैच कर रहे थे। जितना हमें लग रहा था कि भाई अगर ये पहले दिन आ गया है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे आने के बाद कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के पास वो चीज़ पहुँची होगी। हमें नहीं पता था कि कितने बच्चों के पास पहुँची है, लेकिन अनुमानतः बहुत सारे बच्चों के पास पहुँच गई होगी। इससे फिर जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बेचारे वो घर छोड़ते हैं, भूख छोड़ते हैं, नींद छोड़ते हैं, इन सब के मतलब उसके बाद उनका बच्चों का सिलेक्शन होता है। पूरे साल स्ट्रगल के बाद एक सिलेक्शन होता है। ये मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि किसी को तो राम बनने के लिए वनवास काटना ही पड़ेगा। बस यही बात सोची कि भी जो परेशानियाँ आएंगी जो आएंगी, लेकिन बच्चों का भविष्य या बच्चों की मेहनत जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक केस में दूसरा अपडेट ये हुआ कि लातूर के जिस शख्स शिवराज मोटेगांवकर को सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया, उसके मैनेजर ने एनडीटीवी के हिडन कैमरे के सामने कई राज खोले। आरसीसी मैनेजर ने दावा किया कि नीट परीक्षा के 180 में से 180 प्रश्न हमारे स्टडी मटेरियल से आते हैं। ये भी दावा किया कि हम जो भी सिखाते हैं वही सब नीट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। गारंटी ये तक दी गई कि कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 100% सवाल यही होंगे जो हम बता रहे हैं। इस कोचिंग सेंटर के मैनेजर की तरफ से दावा किया गया कि उनके नासिक और लातूर वाले कोचिंग सेंटर की ब्रांच से बड़े पैमाने पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। सवाल यही है कि क्या रिजल्ट और गारंटी के नाम पर कोचिंग नेटवर्क के पीछे बड़ा खेल चल रहा है, और क्या बड़ी मछलियों तक हाथ अभी नहीं पहुंचे। देखिए, अब ये जो प्रश्न हैं ये नीट में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीट 2025 में पूछा गया प्रश्न है, बराबर। तो ये नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। अब ये हमारे स्टडी मटेरियल में कहाँ था, हमने इसे किस तरह से पूछा था, ये सब हम इसमें दिए रहते हैं और ये एक रेफरेंस होता है। कल को अगर कोई पेरेंट्स हमसे कहें कि हमें रेफरेंस दिखाइए कि ये प्रश्न आपके स्टडी मटेरियल में आया था, तो हम स्टडी मटेरियल खोलकर उन्हें सीधे पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर दिखा सकते हैं। तो ये सवाल कम से कम 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं हमारे यहाँ, तो हम इस तरह से इस पर काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, हम ये दिखा रहे हैं कि 180 में से 180 प्रश्न हमारे कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल में आ चुके हैं। मैं रैंडमली कोई भी पेज ओपन करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है, फिजिक्स का भी ऐसा ही है। हमारे पास एश्योरिटी है, जो हमने क्लास में सिखाया है या जो हमारे स्टडी मटेरियल में है या फिर हमारे टेस्ट सीरीज में, वो आपको कहीं ना कहीं नीट की परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर आप, इस कबूलनामे को देखकर आप? जिंदगी के सपने अगर धोखे पर कुर्बान हो जाएं तो जिंदगी को बोझ बनते देर नहीं लगती। ये हाल परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भी हो सकता है, और शादी करके दूसरे के घर को अपना घर संसार बनाने वाली किसी नई नवेली दुल्हन का भी। और कचहरी में अगला केस एक ऐसा केस है जहां आरोपों के घेरे में भोपाल के रिटायर्ड जज का परिवार है, और पीड़ित है 33 साल की ट्विशा शर्मा। पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, मॉडल, कंटेंट क्रिएटर, मिस पुणे रह चुकी है। आप ये मॉडलिंग वाली तस्वीरें भी देख रहे हैं। 5 महीने हुए सिर्फ शादी को, और ट्विशा की फांसी के फंदे से लटक कर मौत हो गई। उसने आत्महत्या की, उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया, या फिर यह हत्या है? ये सब सवाल ट्विशा के परिवार और दोस्तों के आज हैं। यहाँ तक कि परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है, इंसाफ चाहता है। लेकिन आज मेरे मन में एक और सवाल है, क्योंकि एक और घटना भी है ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की। ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दीपिका नागर की कहानी भी ट्विशा शर्मा की जैसी ही है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि दीपिका ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। परिवार कहता है कि उसे ऊंचाई से गिराया गया। दीपिका के मायके वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि दहेज के लोभियों द्वारा किया गया मर्डर है। अब मैं चाहती हूँ आप ध्यान से ना कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप सिर्फ इन 2 चेहरों को देखिए। नई नवेली दुल्हन, चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही। नजर ना लगे
तो शायद माँ ने काला टीका भी लगाया होगा। परियों से सुंदर हैं ये दोनों लड़कियां, जवान लड़कियां। शादी के इन वीडियोस में जितनी अदाएं हैं, आंखों में उतने ही सपने भी हैं। क्या पता वही कहानियां सुनकर ये भी बड़ी हुई होंगी कि सफेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आएगा और इन्हें दूर देश सपनों के संसार में ले जाएगा। लेकिन सपने क्या हमेशा सच होते हैं? उम्मीदों का संसार क्या हकीकत की जमीन पर दम नहीं तोड़ता? और सिंड्रेला वाला संसार तो सबको नहीं मिलता। और एक एक करके जब उम्मीदें चकनाचूर होना शुरू होती हैं, तो क्या जीने से ज्यादा आसान मरना लगता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आज मैं आपसे पूछती हूं कि क्या 5 महीने नहीं हुए शादी को और ट्विशा अपनी मां को ऐसे मैसेजेस लिखेगी? देखिए उसके मैसेजेस आप, मुझे यहां से ले जाओ। 30 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच अपनी मौत से चंद दिन पहले तक ट्विशा ने अपनी मां और कजिन सिस्टर को जो मैसेजेस भेजे हैं वो किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफ़ी हैं। मुझे यहाँ क्यों भेजा, ये बात नहीं कर रहा, भोपाल बुलाकर फिर सब नाटक, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी, बहुत परेशान हूँ। बड़े घटिया लोग हैं ये, शक करते हैं। अपने पति को एड्रेस करके पूछ रही है। समर्थ पूछता है किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये ट्विशा के शब्द हैं। इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। मुझे इस घर में बहुत घुटन हो रही है, ना रोने देंगे ना हंसने देंगे। ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं है अपने बारे में बात करने के लिए। और आज मुझे पर्सनली बहुत अफसोस है कि मैं ट्विशा के उसकी मदर के साथ हुए पर्सनल चैट्स आपके सामने रख रही हूँ। ये चैट्स परिवार ने ही दिखाए हैं, ये बताने के लिए कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है। आप सोचिए, जिन माता पिता ने अपनी बेटी को खुशी खुशी लाखों रुपए खर्च करके शादी कराकर लाल जोड़े में खूब दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ नया संसार बसाने के लिए विदा किया, उनके पास बिटिया की डेड बॉडी पहुंचेगी, क्या बीती होगी। और इसीलिए इस केस में सबसे बड़े सवाल इस वक्त क्या है, अब मैं वो आपके सामने रखूंगी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो फंदे से झूल गई ट्विशा? शादी नहीं चल पाई, नहीं निभ पाई, तो भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको उसी घर में रहना है, मजबूर होकर रहना है? क्यों नहीं अपने मायके लौट कर आ पाई ट्विशा? पुलिस में शिकायत क्यों नहीं कर पाई ट्विशा? जीने से आसान उसे मरना क्यों लगा? ये कोई चॉइस तो नहीं हो सकती। तो आखिर इतना क्यों टूट गई ट्विशा? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है, इस देश के समाज के सामने है। और ट्विशा की शादी किसी छोटे मोटे परिवार में नहीं हुई थी, बड़े रसूखदार समृद्ध परिवार में हुई थी। पति समर्थ तो खुद पेशे से वकील है, सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं, यानी कानून की समझ रखने वाला एक आलीशान घर। 5 महीने पहले माफ कीजिए, 12 दिसंबर 2025 को ट्विशा और समर्थ की शादी हुई। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स के इस घर से ट्विशा की मौत की खबर आई। और जो वीडियो आपको दिखाऊंगी अब, ये ट्विशा की आखिरी तस्वीर है, आखिरी वीडियो, जिसमें वो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये वही आखिरी तस्वीर है जिसमें वो जिंदा है, क्योंकि इसके बाद सीढ़ियों से नीचे ट्विशा नहीं आई, उसकी डेड बॉडी आई। करीब 57 मिनट बाद इस वीडियो में दिखता है, सीसीटीवी का फुटेज है, कि कुछ लोग ट्विशा को सीढ़ी पर सीपीआर दे रहे हैं। 3 मिनट तक सीपीआर देने के बाद 3 मर्द ट्विशा को टांग कर नीचे की तरफ ले जाते हैं। अगर कोई अपना चला जाता है तो कम से कम इस तरह से पकड़कर तो शायद नहीं ले जा पाएंगे आप डेड बॉडी को, जो बॉडी लैंग्वेज इसमें दिखाई दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ट्विशा ने इसी दिन खुदकुशी की। तो देखिए, आरोप कई हैं। ट्विशा के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप हैं। आज ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने आरोपों पर जवाब भी दिया। उसके जब भी इसने MTPS वर्क अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ।
जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। अब न्याय चाहते हैं, ये सुसाइड नहीं है, हत्या है ये। मेरी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी, बहुत हिम्मत वाली थी वो। हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो, जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे डर है, हमें डर है। यहाँ पे परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था। अब आपको हमने टिशा की माँ और टिशा की सास उनके दोनों के स्टेटमेंट सुनवाए। ट्विशा की सास ने ये तक कहा कि ट्विशा सिजोफ्रेनिया की दवाइयाँ लेती थी। एक ही इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ थी। अब देखिए, एक तरफ ये तमाम सवाल हैं, वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों के जवाब भी हैं। ट्विशा के परिवार के आरोपों का जवाब देने के लिए ट्विशा की सास गिरिवाला सिंह, जो खुद रिटायर्ड जज हैं, वो मीडिया के सामने आई और इस हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने कई सवाल भी यहाँ पर खड़े किए और ये कहा कि कैसे उसका मानसिक इलाज चल रहा था और कैसे उसे ग्लैमर वर्ल्ड में धकेला गया था। लेकिन अब देखिए, इन सब के बीच सच और झूठ का फैसला कानून को करना है। लेकिन एक सपनों से भरी लड़की यूं दुनिया से चली गई। 7 दिन से उसकी बॉडी मॉर्चरी में अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है, क्योंकि परिवार कह रहा है कि दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम हो। केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। ट्विशा के पति ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा रखी है और पुलिस समर्थ की तलाश में है। लेकिन इन सब के बीच आज समाज के बीच ये सवाल भी होना चाहिए कि शादी में साथ रहना अगर संभव नहीं, तो साथ रहने का बोझ क्या इतना लाद देना चाहिए कि लड़का हो या फिर लड़की, उनके लिए जीने से आसान मरना हो जाए और शादी के रिश्ते से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी बनाना सजा हो जाए। केस का नतीजा तो आगे पता चलेगा, लेकिन आज समाज भी तो सोचे कि शादी 2 लोगों के साथ रहने और परिवार बसाने का फैसला है, एक दूसरे के लिए जिंदगी को बेबसी और मजबूरी में झोंकने का नहीं। समाज में गहरी और अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखने वाले जावेद अख्तर साहब से मैंने इस विषय पर क्रिएटर्स मंच के एक पुराने कार्यक्रम में सवाल पूछे थे, लेकिन आज वो संदर्भ फिर से प्रासंगिक है और इसीलिए जावेद अख्तर साहब से बातचीत का ये हिस्सा आज आपको जरूर सुनना चाहिए। ये 2 औरतों ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया तो समाज को झंझोड़ दिया गया, और आए दिन औरतें जिंदा जलाई जाती हैं। आए दिन अगर जिंदा नहीं जला दी जाती तो जो ज़िंदगी गुजारती हैं अपने पति के घर में, वो मौत से बदतर होती है, इसलिए कि रोज़ पिटती है वो। उस पर समाज नहीं झंझोड़ा आ गया। बड़ा बेशर्म है समाज, जो 2 औरतों के मर्डर से तो चौंक पड़ा, और इतने बरसों से मर्द जो औरतों पे लाठी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, उससे उसकी जू नहीं रहती। जो उन्होंने किया बुरा किया। और अगर शादी के इतने जल्दी बात किया तो पता लगाइए कि शादी उसकी मर्जी से हुई थी कि नहीं हुई थी। ये तो बड़ा आसान है। आप तो एक दूसरी दुनिया में जी रही हैं जहाँ आप टीवी पे काम अपराध तो हुआ है ना सर, अपराध हुआ है, एक बच्चे की जान गई है। बहुत सही है, लेकिन ये शादी उस लड़की की मर्जी से थी। क्या इतना आसान है हिंदुस्तान में एक आम घर में एक छोटे शहर की लड़की के लिए अपने माँ बाप से कहना कि मैं शादी नहीं करूँगी? कह सकती है वो। मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, किसी का भी मर्डर करना, इवन हस्बैंड का, ख़राब बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि ज़रा आप देखिए कि ये एक बहुत डेस्परेट अटैम्प्ट है। आपको याद है, अब ये ज़रा थोड़ा कम हो गया है, या आप शायद मीडिया वालों को फुर्सत नहीं है, कितनी औरतें जो हैं वो प्रेशर कुकर फटने से मरती थीं। अच्छा, वो भी पहचानता था प्रेशर कुकर के, ये है बहू। बेटी कभी नहीं मरी प्रेशर कुकर से। तो ये सवाल समाज के भीतर से ही उपजे हैं और जवाब भी यहीं से निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब राजनीति की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर। सावधान,
भारत के एक बड़े राज्य में अब जो होने जा रहा है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं और आपके 4 बच्चे हैं, तो सरकार आपकी जेब में पूरे 95,000 रुपए नकद डालने जा रही है। चौंक गए ना आप? चौंकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि याद करिए 1970 का दशक, भारत की गलियों और रेडियो पर एक नारा गूंज रहा था, हम दो हमारे दो। देश बढ़ती हुई आबादी से डरा हुआ था। फिर हम दो हमारे एक, छोटा परिवार सुखी परिवार घर घर में प्रमोट किया गया। इसके कुछ साल बाद 1980 में हमारा पड़ोसी चीन एक कदम और आगे निकल गया। उसने कम्युनिस्ट हंटर चलाया और लागू कर दिया 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी हम दो हमारा एक। लेकिन अब हम खड़े हैं साल 2026 में और भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री दहाड़ कर कहते हैं बच्चे पैदा करो, पैसे ले जाओ। ये कोई मजाक नहीं है, ये भारत की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है जो आने वाले वक्त में देश का भूगोल और संसद की सीटें दोनों बदल कर रख सकता है। हाईटेक विजनरी माने जाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने जनसांख्यिकी विशेषज्ञों, डेमोग्राफर्स तक के होश उड़ा दिए हैं। तो अब नायडू साहब का असली इरादा क्या है? कचहरी में आज मैं पूरी फाइल खोलूंगी। तारीख नोट कर लीजिए, 16 मई, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला। भारी जन सैलाब के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माइक संभाला और एक ऐसी बात की जो अमूमन कोई भारतीय नेता नहीं कहता। नायडू ने सीधे शब्दों में कहा, बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। जनसंख्या ही भविष्य की असली दौलत है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को देखिए, वहां घटती आबादी और बुजुर्ग होती जनसंख्या का उनकी इकोनॉमी पर बेहद बुरा असर पड़ा है। इसलिए मैं लंबे समय से जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा हूं। तो ये सीएम का स्टेटमेंट है। नायडू का ये बयान सिर्फ हवा हवाई नहीं था, इसके पीछे सरकार की पूरी तिजोरी का मुंह खोल दिया गया। दरअसल इस मास्टर प्लान की नींव इसी साल 5 मार्च को रख दी गई थी, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अपनी नई जनसंख्या प्रबंधन नीति पेश की थी। उस वक्त प्रस्ताव था कि अगर किसी परिवार में दूसरा बच्चा पैदा होता है, सेकंड चाइल्ड, तो सरकार उसे 25,000 रुपए देगी। लेकिन अब नायडू ने इस पॉलिसी का एक्सटेंशन किया है और इसमें तीसरे और चौथे बच्चे को जोड़ दिया है। तो अब नया मैथमेटिक्स क्या है? दूसरा बच्चा हुआ तो 25,000 रुपए, तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए, और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर अगर किसी घर में 4 बच्चे होते हैं तो सरकार की तरफ से उस परिवार को कुल 95,000 की एक बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। अब नायडू आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं, या ये चिंता उनके मन में क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है आंध्र प्रदेश के कुछ आंकड़ों में। टीएफआर का पाताल में जाना। टीएफआर दरअसल आबादी को स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट रेट यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर, कम से कम 2.1 होना चाहिए। किसी राज्य या देश में औसतन एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चों को जन्म देती है उसे उस राज्य या देश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। देश को औसत इस वक्त 2.0 है, लेकिन आंध्र प्रदेश का टीएफआर गिरकर 1.5 पर आ चुका है, जो कि खतरे की घंटी है। टीएफआर का कॉन्सेप्ट देखिए कहां से आया। 20वीं सदी में मॉडर्न डेमोग्राफी के विकास के साथ ये कॉन्सेप्ट आया। तब यूरोप और अमेरिका के जनसंख्या वैज्ञानिकों ने यह माना कि अगर हर महिला सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे तो वो सिर्फ माता पिता को ही रिप्लेस कर पाएंगे, यानी उनकी जगह लेंगे। हालांकि कई बच्चे पैदा होने के कुछ महीनों या सालों के अंदर मर जाते हैं। कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती या अपने प्रजनन की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाती। इसीलिए जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जो टीएफआर है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल माना गया। टीएफआर 2.1 से ऊपर हो तब जाकर इसे जनसंख्या वृद्धि माना जाता है, और अगर इससे नीचे हो तो माना जाता है कि राज्य में पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं हो रहे। जनसंख्या पर भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक फिलहाल भारत का टीएफआर 1.9 है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आंध्र प्रदेश का मौजूदा टीएफआर 1.5 के लेवल तक आ गया है, जो 1993 में 3 था। महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम हुई। अकेला बच्चा भी फिर एक समस्या है। आज आंध्र प्रदेश के 58% परिवारों में सिर्फ एक बच्चा है, यानी भाई बहन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब प्रदेश की बूढ़ी होती आबादी, क्योंकि सरकार यह अनुमान कर रही है कि अगर यही रफ्तार रही तो साल 2047 तक आंध्र प्रदेश की 23% आबादी
60 साल से ऊपर की हो जाएगी, यानी काम करने वाले हाथ कम होंगे और दवा पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्ग ज्यादा होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज जापान और साउथ कोरिया भुगत रहे हैं। अब यहां से आती है राजनीतिक कहानी, क्योंकि सिर्फ बूढ़े होते समाज की चिंता ही इसके पीछे कारण नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल गेम प्लान भी है। और वो गेम प्लान जुड़ा है संसद में दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत से। भारत में बहुत जल्द लोकसभा सीटों का परिसीमन डिलिमिटेशन हो सकता है और संसद में अभी महिला आरक्षण संशोधन बिल से जुड़ी 2 दिन के जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, आपने उसका ट्रेलर भी देख लिया। नियम सीधा है, जिस राज्य की आबादी ज्यादा संसद में उसकी सीटें ज्यादा। और विपक्ष का यही बड़ा आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करके संसद की सीटें बढ़ाएगी, जिससे उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत में घटेंगी। संसद में यह बिल विपक्ष के विरोध में गिर गया। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। तमिलनाडु इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। सरकार ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने आबादी पर कंट्रोल नहीं किया तो उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्यों ने केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण वाली योजनाओं पर लगातार काम किया, समझदारी दिखाई, साक्षरता बढ़ाई और आबादी को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया। नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, जब नई सीटें बटेंगी तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत की सीटें तुलनात्मक रूप से ज्यादा होंगी और दक्षिण भारत की सीटें अनुपात में कम हो जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू इसी राजनीतिक सुनामी को रोकना चाहते हैं, लेकिन यहां पर राजनीति का शतरंज देखिए। संसद में सरकार के साथी हैं चंद्रबाबू नायडू और बिल के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन अपने राज्य में वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कैश बेनिफिट रिलीज करने की योजना लागू करने के लिए मैदान में कूद गए और बड़ी भावुक अपील के साथ स्कीम लागू कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री देखिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे बोझ होते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। बच्चे दरअसल संपत्ति हैं, यानी देश और परिवार दोनों के लिए फायदेमंद। और नायडू ये भी कह रहे हैं कि वो साबित करके दिखाएंगे। याद करिए, चीन ने 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी का डंडा चलाया, लेकिन आज वहां शादियां नहीं हो रही और सरकार रो रो कर लोगों से बच्चे पैदा करने की मिन्नतें कर रही है। नायडू आंध्र प्रदेश को उसी गर्त में जाने से बचाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज के इस महंगाई के दौर में, जहां बच्चों की पढ़ाई और परवरिश आसमान छू रही है, जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया कि शिक्षा महंगी, परवरिश महंगी, तो ऐसे में क्या 95,000 रुपए का ये सरकारी इंसेंटिव आंध्र प्रदेश के युवाओं को हम 2 हमारे 4 के लिए राजी कर पाएगा? और क्या डेमोग्राफी बदलने का ये पॉलिटिकल दांव कामयाब होगा? जवाब वक्त देगा।